नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लोगों ने डेवलप करते करते और परिस्थिति की वजह से डेवलप करते करते लोगों ने विवादों की जड़ बता दिया है। यही विवाद की जड़ है और वो शब्द है वर्ण। अब इन वर्णों के बारे में वर्ण ये लोगों का आज के समाज का कहना है कि जो जातिवाद है इसकी जो जड़ है वो वर्ण ही है। लोगों को वेदों में इन वर्णों का जिक्र किया गया है, वर्ण का जिक्र किया गया है और इन वेदों के हिसाब से तो हम ये समझते हैं कि वेदों के टाइम पे वर्ण कैसे थे, वर्ण क्यों थे और वर्ण का असली मतलब क्या होता है। ये वर्ण उस समय के लिए फायदेमंद थे या नुकसानदेह थे। क्या आज की जो जातिवाद है, जो कास्टिज्म है, उसका उसका वो यही रूप है। उसी की वजह से आज का समाज जो है इतना डेवलप हो कैसा बन गया। अगर वो व्यवस्थाएं नहीं होती तो क्या इन पे विवाद नहीं होता, क्या ऐसे लोग नहीं पैदा होते, क्या ऐसे लोग नहीं आ पाते, जो समाज में ऐसे लोग नहीं रहते अगर उनको ये चीज़ नहीं कही जाती होती। और हमारे देश में जातिवाद पे विवाद है, जाति व्यवस्था पे विवाद है, वर्णों पे विवाद है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों पे भी विवाद है। जैसे अमेरिका में गोरा और काला को लेकर, ब्लैक एंड व्हाइट के जो लोग हैं वहाँ पे भी ये राजनीति का अहम हिस्सा था और इसको अब्राहम लिंकन ने एक समिति बनाई, एक ये बनाई। और दास प्रथाएं जो थी, दास प्रथा भी बहुत बुराई अमेरिका में थी और उसको भी लोगों ने दूर किया। ऐसे ही हमारे देश में जातिवाद है और वो भी चल रहा है। तो इन वर्ण के बारे में समझते हैं कि ये वर्ण वेदों के टाइम में कैसे थे और इनका वास्तविक मतलब क्या था। अब हम ये समझते हैं कि जो वर्ण थे ये क्या थे, ये थे एक सोशल सिस्टम। अब कोई भी सोशल सिस्टम क्यों बनाया जाता है, वो किसी समाज को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाता है। अगर किसी समाज को हमें इम्प्रूव करना है, किसी समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें कोई ना कोई सिस्टम जरूर बनाना होगा। बिना सिस्टम के, बिना बिना व्यवस्था के हम समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसके पहले भी ये सिस्टम रहे होंगे, क्योंकि वेदों के लिखने के पहले वेद क्या थे, सुने जाते थे। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुनते हुए चले आ रहे थे, यानी सिस्टम अवेलेबल थे। पुराणों में जो पुरानी कथाएं कही जाती हैं तो उनमें भी बहुत सारे व्याख्यान हैं कि ये सिस्टम ऐसे काम करते थे, राजा ऐसे थे, वैसे थे। अगर ये सिस्टम थे नहीं तो ये सिस्टम काम कैसे करते थे और लोगों का जीवन यापन कैसे होता था। यानी कि उससे पहले भी ये व्यवस्थाएं थी, लेकिन रिटर्न फॉर्म में जो हिंदू धर्म में सबसे पुरानी पुस्तक जो हमें मिलती है वो वेद ही है, यानी ऋग्वेद है। और ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसका जो लोग कार्यकाल मानते हैं वो 3000 BC से 1000 BC तक मानते हैं, यानी कि आज के लगभग 5500 साल पहले। अब ये 5500 साल पहले रिटर्न फॉर्म में आ गए थे, क्योंकि लिखने की पद्धति डेवलप हो गई थी। तो आज हम इन्हीं वर्ण व्यवस्था के बारे में समझते हैं कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था क्या थी। अब जो वर्ण थे ये क्या थे, ये जो विभाजित किए गए वर्णों का जो विभाजन किया गया, उनके दो बेसिक थे, दो आधार थे। और सबसे पहला जो आधार था, बेसिक था, वो था कर्म, कर्मों के आधार पे। और दूसरा जो था गुणों के आधार पे, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा वो उस वाले वर्ण में जाएगा। और वर्ण का वास्तविक मतलब होता है धारण करने वाला, यानी जो जैसा धारण करेगा, जो जैसा गेन करेगा, वो उस वर्ण में रखा जाएगा, यानी वो उस वर्ण का होगा। दूसरी चीज क्या थी कि गुण के आधार पे, प्रॉपर्टीज। अब जो प्रॉपर्टीज वेदों में बताई गई है, जो पुराने समय में प्रॉपर्टीज की बात होती थी और आज भी ये हमारे बीच में विद्यमान है, वो तीन है। सबसे पहला है सतगुण, यानी कि सत्य का मार्ग, या मतलब शांति का मार्ग, जो पेशेंस बोलते हैं, जिसको सत्य बोलते हैं, यानी सतगुण बोलते हैं। और ये गुण, और दूसरा था रजोगुण और तीसरा था तमोगुण। रजोगुण गुण ऐसा होता है जिनमें इच्छा की ज्यादा जिज्ञासा होती है, इच्छाएं ज्यादा जागृत होती हैं, उसमें चाहत ज्यादा होती है, यानी लोग ज्यादा गेन करना चाहते हैं। और जो तमोगुण होता है ये आलस्य का गुण होता है। ऐसे गुण आदमियों में पाए जाते हैं। अब ये गुण सारे लोगों के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है। सबके अंदर जो है सद्गुण भी होते हैं और सबके अंदर जो है रजोगुण भी होते हैं और सबके अंदर जो है तमगुण भी होते हैं। अब जिस गुण की अधिकता जिसमें होती है वो गुण ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, और जिसकी जिसकी अधिकता कम होती है वो गुण जो है बहुत कम इफेक्टिव हो जाते हैं। और ये जेनेटिक्स का ही पार्ट है। जेनेटिक्स में इसका भी जिक्र किया जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे अगली पीढ़ी में आ जाती है। और वहाँ पे ऐसे लक्षणों की बात किया जाता है कि एक जो है प्रभावी करेक्टर है और एक अप्रभावी करेक्टर, यानी एक इफेक्टिव है और एक कम इफेक्टिव है।
तो जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो अगली पीढ़ी में चला जाता है, और जो कम इफेक्टिव होता है अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। यहाँ पे जो वर्णों की बात की गई उसे चार चार भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो था वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों का क्या काम था? ऐसे लोग जो कि मतलब ज्ञान को अर्जित करते हैं और ज्ञान को वितरित करते हैं, ऐसे लोगों के गुण जिनमें विद्यमान थे उनको ब्राह्मणों में रखा गया। और इनको उस समय में क्या किया गया? इनको उच्च श्रेणी कहा गया। उच्च श्रेणी का मतलब क्या था कि ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान कहीं नहीं है, किसी सोसाइटी में नहीं है, किसी समाज में नहीं है, तो इसका चल पाना बहुत मुश्किल है। अगर बिना ज्ञान के कोई भागेगा तो जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा जो था वो था क्षत्रिय का। इनका क्या काम था? जिनमें क्या था, जिनके अंदर ताकत ज़्यादा थी और वो अपनी ताकत की वजह से लोगों को सुरक्षा देने का काम करते थे। और ये जो सुरक्षा देने का काम करते थे, ताकत की वजह से यही लोग राजा बनते थे। और राजा का मेन काम यही होता है, अपने राज्य को सुरक्षा देना। अब वो सुरक्षा अलग अलग हो सकती है, उनको भूख से सुरक्षा देना, उनको पानी से सुरक्षा देना, उनको प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना, और अपने किसी भी हमले से जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उनसे सुरक्षा देना। तो क्षत्रियों का यही काम था। और ये क्या थे? बैरियर्स थे, योद्धा थे और किंग थे, यानी कि राजा थे। अगला जो वर्ण था वो वैश्यों का था। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी। और इनका क्या काम था? इनका काम था बिजनेस और खेती बाड़ी, कृषि किसानी, पशुपालन, ये सब सारे काम थे। यानी ये एक टाइप था और ये गुण इनमें अवेलेबल होते थे, ऐसा ये कर पाते थे, बहुत सारी फसलें उगा पाते थे, पशुपालन के लिए ये प्रेरित होते थे। और आज भी मानवों के बहुत सारे गुण हैं जो व्यापार में जाते हैं, और उनके अंदर व्यापार के गुण अगर नहीं होते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हमने ऐसा रास्ता चुना था, हमने प्रयास किया था और हम सफल नहीं हो पाए। अगला जो था वो शूद्र का था। ये क्या थे? ये इनका क्या काम था? इनका काम था इन लोगों की सेवा करना और श्रम करना, यानी कि सर्विस देना। और ये भी समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। अब यहाँ पे क्या था? अब हमारे संविधान में भी जो अभी आज के समय में जातियाँ हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, और यहाँ पे भी 4 भागों में बांटा गया था। यानी पूरे समाज के जो लोग हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। और वो क्या क्या है? वो है सबसे पहला जनरल कैटेगरी, यानी कि सामान्य लोग। ऐसे लोग जो समाज में आर्थिक स्थिति के आधार पे नहीं, और यहाँ पे ये बोला जाता है कि इनकी आर्थिक स्थितियाँ क्या हैं, तो ठीक ठाक हैं, और ये लोग मानसिक रूप से अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ है, इनके समाज में इनकी जेनेटिक्स जो अच्छी हो गई है और ये लोग अच्छे हो गए हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ये अच्छा कर सकते हैं और ये सही है। तो ये जनरल कैटेगरी में बांटा गया है लोगों को। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी की, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है, इनमें बांटा गया है। और ये जो खेती किसानी करने वाले लोग थे, जो वैश्य वाले लोग थे, और जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए अपने कर्मों की वजह से, उनको पतित कर दिया गया समाज में, उनको इसमें रखा गया, ओबीसी में रखा गया है। और अगला जो वर्ग बांटा गया है एससी में बांटा गया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में बांटा गया है। ऐसे लोग जो निचले स्तर पे थे, कामकाज करते थे, लेकिन उनको आगे बढ़ते हुए समाज ने उनको पतित कर दिया, दबा दिया, और वो लोग दबते हुए चले गए, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और एक और कास्ट इसमें बांटी गई है एसटी, यानी शेड्यूल ट्राइब्स। ऐसी जातियाँ जो या तो छुआछूत से पीड़ित हैं या तो आदिवासी समाज के लोगों को यहाँ पे रखा गया। तो इसमें भी 4 कैटेगरी बांटी गई है। ये कुल मिला के इसी का बदला हुआ रूप है, और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से इनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। तो विभाजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है कि अगर आप ब्राह्मण बन गए तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, यानी कि यहाँ सीधा सा मतलब था कि बाई बर्थ नहीं था कोई भी। ये बाई बर्थ नहीं था कि अगर आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण ही बनेंगे, और अगर किसी क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय ही बनेंगे। यानी कि ये बाई बर्थ नहीं था, ये बर्थ से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये पैदा होते हुए कोई बंटवारा नहीं किया जाएगा, और आप अपने कर्मों के हिसाब से जिसमें जाना चाहें खुली छूट थी। एक बाई बर्थ बच्चा वो किसी का भी है, चाहे वो एक ब्राह्मण का है, चाहे क्षत्रिय का है, चाहे शूद्र का है, चाहे वैश्य का है, उनके लिए चारों ऑप्शन अवेलेबल थे इस समाज में। और बिल्कुल क्लियर वे में लिखा है, जब जन्म से नहीं है, कर्म से, अगर उसके अंदर जो भी गुण अवेलेबल होंगे वो अपने उस धर्म के लिए चला जाएगा। बहरहाल आज हमें ये लगता है कि ये व्यवस्थाएं बहुत फायदेमंद रहेंगी। उस जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करना चाहता होगा? जिसके अंदर से इच्छा होती होगी कि हम पढ़ेंगे, हम जाके जंगल में रहेंगे, हम भिक्षा मांगेंगे और हमें ये लोग पोषित करेंगे।
कौन आदमी ये चाहता होगा कि हम दूसरों को सुरक्षा देते देते हम लोग मर जाएंगे, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। और बहुत सारे राजा दूसरों को सुरक्षा देने के लिए, और बहुत सारे राजा ऐसे भी हुए जो शासन की सत्ता के लालच में अपने आप को जान गंवा दिए, और बहुत सारे क्षत्रिय मारे गए समाज में। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है। अगला जो था वैश्य जो धर्म था, वैश्य जो धर्म था, इसका मतलब था व्यापार। अब ये जो चारों स्तंभ हैं ये हमारे बॉडी के पार्ट्स को ही डिनोट करते हैं। इनका कहना था कि जो एक पुरुषार्थ है जिनसे लोगों की उत्पत्ति हुई है, और ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो हुई है वो हेड पार्ट से हुई है, यानी अपर पार्ट से हुई है। जो हेड पार्ट से हुई है उनकी अपर पार्ट से हुई है। अब शरीर में हेड का होना बहुत ज़रूरी है, शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेड नहीं है हमारे बॉडी में तो बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारे बॉडी में हाथ नहीं है और ये बीच वाले स्थल नहीं है, जो वक्ष स्थल हैं, ये वाला पार्ट अगर हमारे पास नहीं है, यानी हमारे क्षत्रियों के गुण हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाथ ही तो है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर जो एनिमल्स 4 पैरों पे चलते हैं वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ही ह्यूमन बींग्स किया, तो ये क्षत्रियों को डिनोट करता है। और जो वैश्य थे वो व्यापार को, यानी जो पेट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, स्टोरेज करते हैं, और पूरे बॉडी को क्या करते हैं वो लोग फूड सप्लाई करते हैं, और उनसे सारे लोगों का काम चलता है। सर का भी काम चलता है, ब्राह्मणों का काम भी चलता है, और क्षत्रियों का काम भी चलता है। और जो खुद वैश्य हैं उनका अपना खुद का काम तो चलता ही है, क्योंकि पेट को भी तो भोजन चाहिए, पेट की जो सेलें हैं उनको भी तो भोजन चाहिए। और जो पैर हैं, पैरों का भी काम चलता है। अब पैरों ने ही कमाने की क्षमता डेवलप, जो नीचे की जातियां थी। अब पैसा कहाँ पे है? अब समाज को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ पे है? पैसा जो है 2 चीज़ों की वजह से आता है। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेस। अगर मनी का हम सोर्स पता करें कि जो पैसे का सोर्स क्या है, तो पैसे का 2 ही सोर्स है। एक है नेचुरल रिसोर्सेस और एक है सर्विस, सेवा। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमारी संपत्तियां हैं, और उनमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे हमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ, हमारे भोजन, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और यही पैसे के सोर्स हैं। और दूसरा सर्विस। अगर सेवा देने वाली चीज़ें नहीं होंगी, लोग इनको सेवा देके यानी मॉड्यूलेट करके इनके दाम को बढ़ा देते हैं, और यही पैसे के 2 सोर्स हैं। तो जो नीचे स्तर के लोग हैं जिनको शूद्रा कहा गया। अब शूद्रा जो है शब्द गलत नहीं है, क्षत्रिय शब्द गलत नहीं है, और जो वैश्य शब्द है वो भी गलत नहीं है, और जो ब्राह्मण शब्द है वो भी गलत नहीं है। सबकी वैल्यू यहाँ पे बराबर है, और सबका अगर एक भी चीज़ कट गया, अगर नीचे के लोग कट गए, जो लोग इस समाज के लिए इतनी अच्छी सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, और उनसे समाज चलता है, अगर क्षत्रिय लोग इस समाज से कट गए तो इस समाज को चलाना बहुत मुश्किल है। और अगर ब्राह्मण लोग इस समाज से कट गए, यानी ज्ञान वाले लोग अगर कट गए, तो इस समाज को चलाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे यही मतलब था सामाजिक व्यवस्था का। और उन लोगों को यह स्थान दिया गया जिनके पास ये गुण पहले से अवेलेबल थे, इन गुणों की अधिकता थी। गुण तो हमारे पास तीनों हैं, लेकिन जिनकी अधिकता हमारे पास होगी, उसी अधिकता की वजह से वो समाज में अच्छा काम कर पाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या थी? जो मैरिज सिस्टम था, शादी का जो सिस्टम था वो क्या था? फ्लेक्सिबल था। मैरिज का सिस्टम था, फ्लेक्सिबल था, यानी एक जो ब्राह्मण है वो क्या कर सकता है? वो क्षत्रिय में शादी कर सकता है, यानी कि जो उनकी लड़कियां हैं उनके साथ विवाह कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो ये शूद्रा हैं ये क्षत्रिय के साथ शादी कर सकते हैं, और जो वैश्य हैं ये इनके साथ शादी करते हैं, और ये वाइस वर्सा भी था, यानी इसका उल्टा भी था, ये दोनों शादी कर सकते थे। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों में अगर शादी हो जाएगी तो हमारी जो संतानें होंगी वो अच्छी हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जो ये था रावण के जो पिता थे वो एक ऋषि मुनि थे, एक ऋषि थे, और जो उनकी माता थी वो राक्षसों की क्या थी? वो एक बेटी थी। और इन दोनों की शादी जब कराई गई, और ये इसकी मंशा यही थी, जो राक्षस कुल के लोग थे वो ये ऋषियों की तपस्या की वजह से, इनकी तपस्या की वजह से वो लोग जीत नहीं पाते थे। और जब उनकी शादी कराई गई तो उनकी मंशा ये थी कि जो बेटा पैदा होगा वो काफ़ी ज्ञानी होगा, और इनके पास में ज्ञान की कमी थी, तो हम ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। बहरहाल ज्ञान में वृद्धि तो हुई, ज्ञान में वृद्धि हो गई, लेकिन जो संतानें पैदा हुई 3 तरीके की पैदा हुई। एक संतान पैदा हुई जो रावण था, जिसके पास में क्षत्रियों के ज्ञान तो थोड़ा था, और उसके साथ साथ में उसके पास क्षत्रियों के भी गुण थे, यानी कि उसके पास में जो रजोधर्म था, यानी और ज़्यादा पाने की इच्छा, और ज़्यादा जीतने की इच्छा वो बहुत ज़्यादा थी।
और सतगुण के लिए भी एक संतान पैदा हुई जो विभीषण थे, और एक संतान उनके पास तमगुण के लिए जो आलस का नेचर होता है वो कुंभकर्ण का प्रतीक है, जो 6 महीने सोते रहते थे, 6 महीने जागते थे। तो ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैरिज सिस्टम से हम ऐसा ये करवाएंगे, जेनेटिक्स को इम्प्रूव करेंगे और हम क्या करेंगे, हम संतानों की पावर को बढ़ा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब साइंस ने अभी पता लगा लिया, इन लोगों को तो मालूम नहीं था। हो सकता है कि उसका उल्टा भी हो जाए और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना मिले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये मैरिज सिस्टम को सार्वजनिक कर देंगे तो उसके बाद में लोगों की ये बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, सामाजिक स्थिति बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। इसका प्रोसेस क्या है, अगर आप अपने आप को समाज में ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, तो उसका तरीका है आप उस चीज़ पे कंटिन्यूटी रखें। अगर आप क्या है, जैसे शूद्रों के पास में क्या बोला गया है कि उनके पास तमगुण था। तमगुण के नेचर जो होते हैं, अब वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो नीड है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब बशर्ते नाम से कुछ नहीं होता। जैसे हम भी एक मजदूर हैं और एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, तो हमें किस कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आज इनमें विभाजन किया जाए तो हम जो है शूद्रों की कैटेगरी में चले जाएंगे, जबकि नाम क्या 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 लिखा हुआ है, तिवारी लिखा है। तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। करना क्या होगा कि चीज़ों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसे काम करने होंगे जिनसे वो गुण ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा खान पान है, 2 चीज़ें हैं, हमारा भोजन है, और हमारे माता पिता भी उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। और उसके बाद में हमारा जो ये नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी आनुवंशिकी है, वो दोनों चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो एक चीज़ नहीं है। और शादी वाला जो सिस्टम है उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक चीज़ और समझते हैं। अब जो लोग ये चारों में थे, जो लोग ये चारों में थे, यानी अगर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्रा है, तो इनको एक नाम दिया गया और इनको क्या कहा गया, इनको सवर्ण कहा गया। इनको क्या कहा गया, सवर्ण कहा गया। यानी कि ये लोग सवर्ण है, जो इनके साथ में ये सवर्ण है, ये पिछड़े हुए नहीं है। और दूसरी चीज, जो इनमें नहीं आए, जो इनमें नहीं आए उनको क्या कहा गया, उनको अवर्ण कहा गया। और ये जो छुआछूत वाली भावना है, बहुत सारे लोग आज ये बोलते हैं कि इन लोगों ने इनको अनटचेबल बना दिया। मेरा जो मैं ये पढ़ाई किया और इनसे मुझे समझ में आया कि जो ये दूसरे समाज के लोग हैं, जिनको लोग ये लोग अवर्ण कह रहे हैं, जिन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई, ये सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई, जो लोग अवर्ण कह रहे हैं, ये लोग इनको खुद नहीं छूने जाते होंगे, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था को लोग वैल्यू नहीं देते थे। और आज हमारे समाज में जो हमारा संविधान है और ये मॉडर्न समाज है, यहाँ भी अभी भी ऐसे लोग हैं। झारखंड के जंगलों में रहने वाले ऐसे लोग जो सरकार के प्रति विद्रोह करते हैं, वो कौन लोग हैं, उनको क्या कहा जाएगा। और क्या जो आज की सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, उनके साथ में सब लोग जुड़ गए हैं? नहीं। लेकिन इनमें प्रोविजन दिया गया है कि अगर ये लोग आएंगे तो इनको एसटी में रखा जाएगा, यानी जंगलों की जनजातियां। और इनके आज भी नियम कानून अलग ही हैं। और दुनिया के बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जंगली जनजातियां हैं, आदिम जातियां हैं, ये लोग आज भी जंगलों में रहते हैं। उसका फर्क क्या है कि अपने जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी धरोहर है, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और ये धारा उनको गलत लगती है। उनको लगता है जो सरकारें हैं बेईमान हैं, चोर हैं, और ये कुछ अच्छा नहीं करती हैं, अपने लिए काम करती हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाती हैं। हम अपनी संस्कृति को ऐसे जिंदा रखेंगे अगर किसी को समझ में आ जाता है। अब जो इनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, कई सारे लोग क्या होते हैं, जो इनके मुखिया होते हैं, ये सरकारों के कुछ मेंबर के साथ मिल जाते हैं और ये लोग उनके साथ मिलते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं और इनसे वाद विवाद यहाँ पे पैदा हो जाता है। तो यहाँ अवर्ण का कॉन्सेप्ट आया। तो सवर्ण और अवर्ण जो है ये पहले भी था, जिनको अनटचेबल बोलते हैं। और मुझे लगता है कि उस समय में वो लोग इनको अनटचेबल बोलते होंगे। रावण के समय में जो राक्षसी जात थी वो इन जातियों से बिल्कुल अलग थी। वो अपने आप को भिन्न रखते देखते थे, लेकिन जब भी लड़ाई होती थी तो इनके मॉडर्न सिस्टम से वो लोग, अपने पिछड़े घिसे पिटे सिस्टम से वो लोग हार जाते थे। और वो वही जादू टोना वाले समय के लोग थे, जो काला जादू और ये सब चलाने वाले लोग थे। लेकिन सिस्टम धीरे धीरे करके चेंज हो गया, व्यवस्थाएं चेंज हो गई और चीज़ें चेंज होती हुई चली गई। तो हमने वर्ण से बहुत सारी चीज़ें हमने समझी, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। और ये कुल मिला के क्या है, ये जो है चेंजेबल है, यानी। और जो हमारी जाति व्यवस्था है, अब हम आगे की वीडियो में अपनी जाति व्यवस्था को समझेंगे और कास्टिज्म को समझेंगे और कैसे कैसे कौन कौन सी जातियाँ पैदा हुई। और यहाँ पे आप अपना इतिहास भी समझ सकते हैं कि हम किस जाति से। बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि हम किस में आएंगे, हम किस में नहीं आएंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ जो मैरिज सिस्टम था वो चेंजेबल था। जो मैरिज सिस्टम था यहाँ पे चेंजेबल था। ये जो वैदिक काल था, जो वैदिक पीरियड था,
चेंजेबल था, यानी कोई किसी में जा सकता है। और क्या आज क्या है, आज क्या है कि आज जो ये सिस्टम है, जो हमारे संविधान का सिस्टम है, यानी अगर कोई जनरल है, कोई अगर ओबीसी है, और अगर कोई एससी एसटी है, और अगर कोई मान लीजिए एससी है या एसटी है, जो भी अलग अलग है, क्या ये चेंजेबल है? तो इसका जवाब है कि नहीं। और इसका प्रूफ कौन देता है कि आप किस में जाते हैं? तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से प्रमाण पत्र इशू होते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं। इसको बताता कौन है? जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, विलेज लेवल का या फिर आपका शहर लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, न्याय पंचायतें और ये ग्राम पंचायतें जो हैं, यहाँ डिसाइड होता है। जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपको प्रूव करते हैं कि आपके बाप दादा जो है किस समुदाय में थे और यहाँ भी चेंजेबल थे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, चेंजेबल है लेकिन ये सख्ती है इनमें, अगर वो चेंज करते हुए पकड़े जाएंगे और ये गवर्नमेंट को गुमराह करेंगे, नियम कानून को अगर तोड़ेंगे तो उनको जेल हो जाएगी। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? जॉब पाने के लिए करते हैं। कब करते हैं? बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब ये सिस्टम बनाए गए और ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, तो जो ये व्यवस्था है इसका मतलब होता है कि आपके माँ बाप जो है गरीब हैं। लोगों ने क्या किया कि गोदनामा वाला सिस्टम कर लिया। जब बच्चे छोटे थे, यानी जब उनकी एज जो थी वो 14 साल से कम थी, माफ़ कीजिएगा 5 साल से कम थी, तो कई सारे कोई एससी एसटी का कोई मेंबर है, इन्होंने क्या किया कि किसी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को इन्होंने गोद ले लिया। अब ये बच्चा इनका हो गया, जो गार्जियन है ये बन गया। लोगों ने बेईमानी के साथ में किया और बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए, तो ये भी चेंजेबल है। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जैसे बहुत सारा कोई बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी क्या परीक्षा के थ्रू जैसे कोई आईएएस पीसीएस में आ गया, तो ये भी अपने आप में एक कास्ट है। आईएएस पीसीएस भी अपने आप में कास्ट है। इन्होंने क्या किया कि जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनकी लड़कियों से शादी किया कि हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, अभी हम लोग इसमें दबे हुए पड़े थे और हमारे पास उतनी मानसिक क्षमता नहीं होगी जितनी इनके पास होगी। बहरहाल उन्होंने परीक्षाएं पास की, उतने अच्छे किसी के नंबर आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे, तो इन लोगों ने भी क्या किया, इनके साथ शादी करके और चेंजेबल वाला सिस्टम अपना लिया। बहरहाल क्या है, आगे और जातियों के हिसाब किताब को हम लोग समझेंगे, तो यहाँ भी चेंजेबल है लेकिन इसके लिए सख्त नियम कानून है। और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं स्टेटों में, वो क्या करती हैं, वो धरने प्रदर्शन करती हैं और अपनी गवर्नमेंट की वजह से वो क्या करती हैं कि मतलब हम क्या है कि हम माइनॉरिटी में आते हैं और हम इस चीज़ में आते हैं। और इसमें केवल हिंदू धर्म के लोगों को नहीं समाहित किया गया, इसमें मुस्लिम धर्म के लोग और अदर धर्मों के लोग भी हैं। और बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो क्रिश्चियनिटी और ये हैं जो माइनॉरिटी में आती हैं, और उनको भी उनकी वजह से आरक्षण दिया जाता है और वो इनमें जो है अलग अलग करके समाहित हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इनके लिए धरना प्रदर्शन, जैसे गुज्जर का जो अपना ये हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम भी माइनॉरिटी में, हमको ओबीसी से इधर हटाया जाए, इधर हटाए। कई सारी जातियाँ अपने आप को ये बताती हैं कि हम एससी नहीं एसटी हैं, तो चेंजेबल है लेकिन प्रोसीजर के थ्रू है। और कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, चोरी के थ्रू। कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक जगह से जाके दूसरी जगह बस गए हों इसी बेईमानी के लिए, और उन्होंने क्या बोला हो कि हम जनरल में बिलोंग नहीं करते हैं, हम ओबीसी में बिलोंग करते हैं। तो ऐसा ऐसा करके इनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि चेंजेबल नहीं है। तो ये पुराने समय की वर्ण व्यवस्था थी और हमने इसको संविधान से भी जोड़ के देखा, तो वो वर्ण व्यवस्था में और इसमें क्या था, ये कुछ चेंजेबल है, ये जन्म आधारित है, और ये वाला क्या था, कर्म आधारित था, गुण के आधार पे था, और ये चेंजेबल था, यानी आप जैसा चाहें वैसा चूज कर सकते हैं। और एक सरल भाषा में और समझ सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ये प्रोफेशन है, इनमें कोई विवाद नहीं है, और एक प्रोफेशन है, यानी कि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, आप योद्धा बनना चाहते हैं, आप व्यापारी बनना चाहते हैं, या फिर कोई कामकाज करना चाहते हैं। आजकल के समय में कामकाज करने में किसी को शर्म नहीं आती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जितना काम लोग करते हैं उसकी अपेक्षा उनको, बहरहाल जैसे गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें क्या उनको सैलरी डिफाइन कर दी गई, उनको कुछ धन दे दिया जाता है, इसीलिए वो परेशान नहीं होते हैं। और उतनी मेहनत अगर वो अपने काम के लिए करें तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा धन अर्जित कर लेंगे, लेकिन जो सैलरी होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है उनकी, ये फिक्स होती है। बहरहाल कई सारे इंसेंटिव जो मिलते हैं उनकी वजह से किसी की सैलरी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन सैलरी एक फिक्स कॉस्ट है। वो जितनी मेहनत जो करता है उसके बदले में उसको कुछ पैसे, कुछ धन दे दिए जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाता है। तो ये रही आज की वर्ण व्यवस्था, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जातियाँ क्या हैं, क्या वर्णों से ही जातियाँ चेंज हो गई और कैसे कैसे लोगों ने शादियाँ की, और जाति व्यवस्था और जातिवाद में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।